Next important question that appeared in previous exams is deriving expression for electric potential at a point due to an electric dipole. Mention the contrasting feature of electric potential of a dipole at a point as compared to that due to a single charge. तो अपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ड्राइव करना है किसी डाइपोल के कारण और कंट्रास्टिंग फीचर्स को डिस्कस करना है कि अगर वो डाइपोल ना हो के कोई पॉइंट चार्ज होता, सिंगल चार्ज होता, तो क्या वैल्यूज होती। तो ये हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V किसी चार्ज के कारण क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। This needs to be remembered because we have to apply this formula to find potential in this derivation. तो सबसे पहले हमें डाइपोल कंसिडर कर लीजिए। दिस इज अवर डाइपोल। ये देखिए ये डाइपोल हो गई, ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर, तो ए बीच में सेपरेशन और पी पॉइंट पर हमें पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है ड्यू टू दिस डाइपोल। ये डिस्टेंस R2 हो गई, ये डिस्टेंस R1 हो गई, और किसी मिड पॉइंट से डिस्टेंस जो है डाइपोल के वो R हो गई। तो ये डायग्राम आपने समझ लिया। यहाँ पर ये एंगल थीटा बन रहा है और पोटेंशियल हम इंडिविजुअल लेंगे। हम पोटेंशियल लेंगे प्लस क्यू चार्ज के कारण डिस्टेंस R1 है, तो जो आपको मैंने फॉर्मूला पोटेंशियल का बताया था उसको अप्लाई करेंगे। यहाँ पी पॉइंट पर डिस्टेंस R1 है, चार्ज प्लस क्यू है, तो आपका पोटेंशियल हो गया V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1। सिमिलरली इसी पॉइंट P पर ये माइनस क्यू जो चार्ज है इसके कारण पोटेंशियल हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R2। जो नेट पोटेंशियल होगा वो V1 प्लस V2 होगा ड्यू टू बोथ द चार्जेस। दोनों चार्जेस के कारण जो पोटेंशियल है इसको हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, और यहाँ माइनस साइन है इसलिए यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। ये क्वांटिटी कॉमन है, ये ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2 यहाँ पर बच जाता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो चीज है आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप 1/R1 माइनस 1/R2 को फाइंड आउट करें वैल्यू थ्रू ट्रिग्नोमेट्री, सो इट इज अ वेरी लॉन्ग डेरिवेशन। तो अगर आपको ये वैल्यू याद रख सकते हैं आप, तो आप इसको बाय हार्ट करके याद करके एग्जाम में जा सकते हैं कि जब इस तरह का डेरिवेशन आएगा तो 1/R1 माइनस 1/R2 की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना होगा। तब आप इसको लिखेंगे 2a cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। हालांकि ट्रिग्नोमेट्री से हम यहाँ पर डेरिवेशन कर सकते हैं बट इट हैज मेनी स्टेप्स। सो अभी आपने जो एग्जाम की तैयारी करनी है वो क्विकली करनी है, आपको लंबा कुछ भी उसको अवॉइड करना है, तो इसलिए आप डायरेक्ट भी इसको याद रख सकते हैं 2a cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर देंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Q इंटू 2a जो होता है वो आपका P होता है, डाइपोल मोमेंट होता है, तो ये आपका P यहाँ पर हो जाएगा। तो पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी V इक्वल टू P cos थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। और ये एंगल थीटा जो है, अगर ये P पॉइंट यहाँ एक्सेल लाइन पे हो तो थीटा 0 हो जाएगा, और यही थीटा जो है अगर ये P पॉइंट यहाँ पर हो ये 90 हो जाएगा। तो इन दोनों सब केसेस से हम एक्सेल लाइन पे पोटेंशियल कितना है, यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, जस्ट बाय चेंजिंग थीटा वी कैन फाइंड आउट। तो हम दोनों केसेस यहाँ पर देख लेते हैं। जब थीटा 0 है तो cos 0 1 हो जाएगा, और आपका पोटेंशियल हो जाएगा एक्सेल लाइन पे V इक्वल टू P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। But on the equatorial line, theta is 90 and cos 90 is 0. This makes whole potential as 0. तो किसी डाइपोल के लिए यहाँ पर वैल्यू पोटेंशियल की सभी पॉइंट्स पर 0 होगी, और उसका कारण क्या है कि चार्जेस की पोलैरिटी, ये प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज जो है यहाँ पर पोटेंशियल सपोज करो प्लस 3 हो गया, और इसी कारण माइनस 3 दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और इसे नेट पोटेंशियल 0 यहाँ पर बन जाता है। But it happens only for the equatorial line and not on any other line. और कहीं पर ऐसी सिमेट्री नहीं बनती कि दोनों चार्जेस के कारण जो पोटेंशियल है वो
बिल्कुल इक्वल और अपोजिट हो। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो ये यहाँ पर टेबल से जो किया हुआ है कि हमको कंपेयर कर सकते हैं हम पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज और ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये डाइपोल है उसके कारण पोटेंशियल और सिंगल चार्ज है प्लस क्यू उसके कारण पोटेंशियल। तो पोटेंशियल के फॉर्मूले में सिंपल फॉर्मूले में भी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर होता है, मतलब आर की पावर 1 होती है। तो वी प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर होता है। लेकिन डाइपोल के फॉर्मूले में आपने देखा 1 अपॉन आर स्क्वायर है। तो एक तो ये कंट्रास्टिंग फीचर है कि ड्यू टू सिंगल चार्ज potential falls off 1 upon r, and in dipole it falls off by 1 by r square। ठीक है। सिमेट्री सिमेट्री का जो सिंगल चार्ज है तो ये स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा और r पे डिपेंड होगा। और यहाँ पर तुम देख सकते हो ये स्फेरिकली सिमेट्रिक नहीं है, ये थीटा पर डिपेंड करता है और r की वैल्यू पे डिपेंड करता है। पोटेंशियल जो है पॉजिटिव होगा प्लस क्यू चार्ज के कारण, लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है बेस्ड ऑन द पोजीशन कि किस पोजीशन के ऊपर आप पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं। इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल जो है वो नॉन जीरो रहेगा क्योंकि वो सिंगल चार्ज है और कैंसलिंग आउट इफेक्ट नहीं है। लेकिन पोटेंशियल एग्जैक्टली जीरो, जैसे मैंने अभी बताया था कि इक्वेटोरियल लाइन पे सभी पॉइंट्स पे पोटेंशियल जीरो रहेगा। तो इस तरह से आप दिखा सकते हैं कंट्रास्टिंग फीचर्स बिटवीन डाइपोल विद सिंगल चार्ज। नाउ टेक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी जल्दी से हमें सब क्वेश्चन को करना है और आप बीच में पॉज करके वीडियो को एक बार खुद करके भी देख सकते हैं। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। हर एक क्वेश्चन को जैसा मैंने समझाया फिर वीडियो पॉज कर लीजिए और फिर डेरिवेशन खुद करके देखिए कि आप सभी स्टेप्स को फॉलो कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि समझ आप जाएंगे नो डाउट। पूरा हम जो है सभी स्टेप्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट यू हैव टू राइट इन द एग्जाम। उस राइटिंग के लिए आपको जो है याद करना पड़ेगा, लिख के देखना पड़ेगा। राइटिंग प्रैक्टिस उसके लिए जरूरी है। तो आप वीडियो को पॉज कर करके हर एक डेरिवेशन को अपने आप खुद करके भी देखिए। तो चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ड्राइवर एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स। हमारे पास ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सेटअप है। इसको किसी बैटरी से ऐसे कनेक्ट किया है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस पे चार्ज आ जाता है। दिस प्लेट गेट positive charge, this plate gets negative charge, and it stores the charge. And how much charge it can store per unit applied voltage, its capacity, that is C is equal to charge stored per unit applied voltage. So that is called its capacity. तो इस कैपेसिटी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ हमें फाइंड करनी है कि दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है और प्लेट्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए कितना है। इन दोनों टर्म्स में हमें ये कैपेसिटी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सिंपल से दो तीन स्टेप हैं जिनको हम फॉलो करते हुए इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले जो बाय डेफिनेशन कैपेसिटी होती है किसी कैपेसिटर की होती है क्यू अपॉन वी। और अगर हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी मालूम हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मालूम हो, तो हम चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यू की वैल्यू होती है सिग्मा ए और बहुत सारे प्रीवियस डेरिवेशंस में भी हमने इसको यूज किया है। फिर जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है दैट इज गिवन बाय ई इनटू डी। और बेसिकली जो ई होता है दैट इज वी अपॉन डी। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो वी होगा वो ई इंटू डी होता है। नाउ as we know that electric field is given by charge divided by epsilon naught. So the value of electric field for a parallel for a straight conductor, किसी straight conductor के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो हमने डेरिवेशन भी किया था इसका कि ये होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। We have to put this value into the potential formula
जब पोटेंशियल फॉर्मूला में रखेंगे तो ये पोटेंशियल फॉर्मूला इस फॉर्म में आ जाएगा V इक्वल टू एप्सिलॉन D अपॉन सॉरी V इक्वल टू सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट. Now this value of V can be put into this basic capacity की जो हमारी बेसिक इक्वेशन है कैपेसिटी, उसमें हम इसको पुट कर सकते हैं. दिस वैल्यू ऑफ V यहाँ पर आपने इसको पुट करना है और Q की वैल्यू को ये रखना है सिग्मा A. तो आप देखिए कि C की वैल्यू जो है ये हो गई Q की वैल्यू और ये हो गई V की वैल्यू. तो हमें Q अपॉन V को उसके रिस्पेक्टिव वैल्यूज को रख देना है. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये सिग्मा A अपॉन सिग्मा D इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा. तो आप देख सकते हैं कि सिग्मा इज कंसर्न विद सिग्मा और यहाँ पर बचेगा एप्सिलॉन नॉट A और नीचे बचेगा D. तो हमारा फाइनल फॉर्मूला कैपेसिटी का हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. तो ये वो कैपेसिटी है जब प्लेट्स के बीच में एयर प्रेजेंट हो या हम कह सकते हैं कि वैक्यूम हो. ठीक है. So this is the capacity when area of cross section is A of the each plate and B is the separation between the plates and it is given by C equal to epsilon naught A upon D. तो जो इसमें ऑब्जर्वेशंस हैं वो आप देख लीजिए कि प्रोपोर्शनैलिटी कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द प्लेट्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स. जितनी ज़्यादा दूर रखेंगे हम प्लेट्स को कैपेसिटी उतनी ही डिक्रीज हो जाएगी और जितना एरिया रखेंगे ज़्यादा हम प्लेट्स का उतनी ही कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी. और एप्सिलॉन नॉट को तो हम जानते ही हैं, ये होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और इसकी वैल्यू है कांस्टेंट. दिस इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट एंड अगर इसमें इंस्टेड ऑफ दैट एयर की बजाय कोई मीडियम अगर हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दें, मीडियम मतलब कोई डाइलेक्ट्रिक कोई इंसुलेटर यहाँ पर हम रख दें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हो, then how the capacity will change? Then capacity is governed by this formula. That is, new capacity C dash will given by K into C. That is, it will become K times. तो कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी. ये वो कैपेसिटी है जब कोई भी मीडियम अवेलेबल नहीं था, ओनली एयर था. और जो सी डैश है वो हमारी कैपेसिटी वो हो गई जब हमने के डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई डायरेक्ट्रिक दोनों प्लेट्स के बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया. अगर हम इसको सी नॉट से दिखाएं एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, दैट इज कैपेसिटी फॉर एयर और वैक्यूम एंड के इज द डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द डायरेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स, देन न्यू कैपेसिटी सी इज गिवन बाय के सी नॉट. तो ये आपको याद रखना है कि डायरेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करने से कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है और द वैल्यू. और इसमें एक और भी चीज आपको देखना है कि सी इक्वल टू के सी नॉट है, तो C अपॉन C नॉट का जो रेशियो है वो K की इक्वल रहे. तो K की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो अगर हमें कैपेसिटीज मालूम है बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट्रिक एंड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट्रिक एंड यू डिवाइड द बोथ, देन यू कैन फाइंड द K आल्सो. तो ये वो केस था कि जिसमें हमें डायरेक्ट्रिक में जो बीच में सेपरेशन थी वो पूरा फिल कर दिया हमने स्पेस. डायरेक्ट्रिक से कोई स्पेस कोई खाली जगह नहीं छूटी. होल स्पेस इज फिल्ड बाय द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स. लेकिन अगर ये जो डायरेक्ट्रिक हमने बीच में प्लेट्स के रखा है अगर ये पूरी तरह से इसको फिल ना कर पाए, उसकी थिकनेस और टी थिकनेस हो दैट इज लेस देन डी, जो डायरेक्ट्रिक की थिकनेस है वो प्लेट्स की जो डिस्टेंस है बीच में उससे कम हो, उस केस में कैपेसिटी क्या होगी. तो आइए अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट विल हैपन व्हेन द डायरेक्ट्रिक इज ऑफ लेस थिकनेस देन द सेपरेशन. तो अगर हम इस डायग्राम को यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, देखिए ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था. दिस इज योर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ द
बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इट वाज लाइक दैट, और इसकी कैपेसिटी आपने ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली है। नाउ सपोज दैट वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अ डाइलेक्ट्रिक ऑफ थिकनेस टी, ये टी थिकनेस का हमने कोई डाइलेक्ट्रिक यहाँ पर इंट्रोड्यूस इसके बीच में कर दिया। जो इसकी ओरिजिनल डिस्टेंस थी वो डी थी। अब इसमें आप देखिए जो ये जो स्पेस बचा इसको मैं डिफरेंट कलर से शो करता हूँ। ये स्पेस यहाँ पर और ये स्पेस यहाँ पर, और जो थिकनेस है इसको हम इससे शो करते हैं, ग्रीन कलर से शो करते हैं। ये देखिए, तो इसमें ये जो ब्लू कलर से मैंने शो किया है जहां पर कोई डायरेक्ट्रिक नहीं है, तो इसको शो करने के लिए कितना, ओरिजिनल तो 30 और इसमें से 3 हो गया ग्रीन, तो जो ब्लू बचेगा दोनों का सम वो कितना होगा, डी माइनस टी होगा, बिकॉज डी इज द ओरिजिनल डिस्टेंस एंड टी इज द थिकनेस। द स्पेस लेफ्ट अलॉन्ग बोथ साइड्स, दोनों साइड में जो स्पेस बचेगा उसका टोटल वैल्यू कितना होगा, डी माइनस टी होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें। बाकी जो है आप जब हम v इक्वल टू ए इंटू डी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पर डायरेक्ट हम अब हम यूज नहीं कर पाएंगे इस फॉर्मूले को, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिफरेंटली बिहेव करेगा जैसे जैसे हम उसको वैक्यूम या एयर के लिए अप्लाई करेंगे और जैसे हम उसको डायरेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले को। तो देखिए किस तरह से ये काम करता है। तो चलिए इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं, वी इंटू डी वाले फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो इसमें आप देखिए कि v बेसिकली e इंटू डी ही है, लेकिन हाउ इट चेंजेस, जो ये वाला ब्लू से शो किया गया है इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट ही रहेगा और डिस्टेंस हो गई डी माइनस डी, मतलब ये ई हो गई और ये डी हो गई। लेकिन जो डायरेक्ट्रिक है, डायरेक्ट्रिक के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगा बाय ए फैक्टर ऑफ के, क्योंकि जो डायरेक्ट्रिक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर देता है जितना उसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर हमने देखो डी माइनस टी थिकनेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस नहीं किया क्योंकि वहाँ ऑलरेडी एयर है या वैक्यूम है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू टी थिकनेस के लिए, क्योंकि इसकी थिकनेस टी है, तो टी थिकनेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को के फैक्टर से रिड्यूस मतलब डिवाइड करना है। तो इसमें अगर आप इस एक्सप्रेशन को समझ रहे हैं कि वाई वी हैव सिलेक्टेड इट इन टू पार्ट्स, तो एक पार्ट वो है जो कि एयर है और एक पार्ट जो है वो डायरेक्ट्रिक है। अब इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना है। जस्ट जब हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो आप देखिए कि ई नॉट जो है वो कॉमन है, ये ई नॉट जो है ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, कॉमन हो गया और जो ब्रैकेट डी माइनस टी यहाँ आ गई और ये टी बाई के जो था वो यहाँ पर आ गए। नाउ as we already know that electric field is given by sigma upon epsilon naught for a straight conductor and the value of sigma is given by q upon a। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो होती है q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट। तो वी कैन पुट इट हियर, यहाँ पर इसको हम पुट कर सकते हैं, तो जिसके कारण ये बन जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट, जो e नॉट है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे हम लिख सकते हैं और ये एज इट इज रहेगा। नाउ व्हाट वी कैन डू, नाउ वी हैव टू फाइंड द कैपेसिटी। द बेसिक फॉर्मूला फॉर कैपेसिटी इज चार्ज अपॉन वोल्टेज, दैट इज पोटेंशियल। तो पहले सपोज करो जब एयर थी तो कैपेसिटी सी थी और उसका फॉर्मूला वही एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी था, लेकिन आपने डायरेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर दिया तो नई कैपेसिटी उसकी सी डैश हो गई और चार्ज एज इट इज क्यू। लेकिन वी आपने फाइंड आउट किया, देखो यहाँ से वी किया, इसको आप यहाँ पर डिवीजन में डिनोमिनेटर में रख सकते हैं। तो ये आपने पूरा वी की वैल्यू को
पुट कर दिया। और इसमें अब देखिए कि Q जो है वो Q से कैंसिल हो जाएगा, और ये एप्सिलॉन नॉट A जो है डिवीजन के अंडर एक और डिवीजन है, तो इसलिए ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में एप्सिलॉन नॉट A, और नीचे जो है ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन एज इट इज आ जाएगा D माइनस T प्लस T बाई K। तो आपने देखा कि दिस इज आवर फाइनल डेरिवेशन or capacity of a capacitor where a dielectric of T thickness is introduced where T is less than D। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और आपको इसकी डेरिवेशन करनी आनी चाहिए कि किस तरह से हम नई कैपेसिटी फाइंड कर सकते हैं जब हम किसी डायरेक्ट्रिक को T थिकनेस के डायरेक्ट्रिक को इसमें इंट्रोड्यूस करें। तो 3 और 4 स्टेप्स जो हैं ये आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए। सबसे पहले फिर से हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आपने पोटेंशियल की वैल्यू, जिसमें कि पोटेंशियल का बेसिक फार्मूला E इंटू डी है, उसको ध्यान में रखते हुए वो पार्ट्स में यूज करना है। पार्ट 1 एक D माइनस टी के लिए, और दूसरा पार्ट जो है थिकनेस T के लिए। तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, और अगले स्टेप में हमें एफ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट की वैल्यू को पुट करना है, और फिर इस V को आपने C की वैल्यू की Q अपॉन V में पुट करना। बस यहाँ से ये सॉल्व करने पे आपके कैपेसिटी आ जाएगी। तो these 3 और 4 स्टेप्स नीड्स प्रैक्टिस, क्योंकि बच्चे जो हैं गलती इसमें दिखा गए हैं एग्जाम की जो आंसर स्क्रिप्ट होती है उनको चेक करते हुए बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं, तो क्योंकि उन्होंने इसके स्टेप्स की प्रैक्टिस नहीं की होती है, तो ये आपने ध्यान रखना है। फर्दर इसमें हम क्या देख सकते हैं, हमारी क्या की ऑब्जर्वेशंस हैं, क्योंकि के जो है डायरेक्टली कांस्टेंट वो तो ऑलवेज मोर देन 1 होता है, तो इसलिए जो फ्रैक्शन है वो D माइनस टी अपॉन के वो ऑलवेज स्मॉलर होगा इसके कंपेयर में जो उसकी ओरिजिनल डिस्टेंस थी। तो जब डिनोमिनेटर स्मॉलर हो गया तो इसके कारण कैपेसिटी जो है इंक्रीज हो जाती है, दैट वे इंक्रीज इट्स कैपेसिटेंस। तो डायरेक्टली को इंट्रोड्यूस करने से कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, और फर्दर क्योंकि डायरेक्टली को आपने इंट्रोड्यूस कर दिया तो इससे ऐसा लगता है कि जैसे प्लेट्स जो है वो पास आ गई हैं, क्योंकि जो इफेक्टिव थिकनेस है वो पहले जो एयर उनको सेपरेट कर रही थी, अब एयर की जगह जो है आपकी प्लेट जो डायरेक्ट्रिक आ गया है, तो इसलिए जो न्यू थिकनेस है आपकी वो बन जाती है डी इक्वल टू डी डैश इक्वल टू डी माइनस टी 1 माइनस के। यहाँ से आप टी को कॉमन ले लिया, इसी से ही आ जाता है। अगर इसमें और कौन सी की ऑब्जर्वेशन है, अगर आप प्लेट्स के बीच में किसी मेटल कंडक्टर को रख देते हैं, तो मेटल कंडक्टर का जो के होता है वो इनफाइनाइट को अप्रोच करता है, इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। तो जब टी अपॉन के की वैल्यू निकालोगे तो वो जीरो को अप्रोच करेगा। के अगर इनफाइनाइट हो गया तो टी अपॉन इन्फिनिटी वो जीरो का अप्रोच करेगी। तो जो ये टर्म है टी अपॉन के ये इग्नोर की जा सकती है फिर ऐसे सिनेरियो में। तो हमारी कैपेसिटी का फॉर्मूला इस तरह से बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी इन द केस ऑफ मेटल कंडक्टर बिटवीन द प्लेट्स, और टी बाई केस में से जो है हम इग्नोर किया जा सकता है। तो मेटल कंडक्टर के लिए अगर डेरिवेशन पूछे जाते हैं तो आप फाइनली सेम वही स्टेप्स फॉलो करके के को इनफाइनाइट शो करके इस तरह से दिखा सकते हैं।